अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल था और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मैं कोई दहशतगर्द हूं कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। अदालत ने आज उन्हें मशरूत तौर पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी, लेकिन हुकूमत ने आज मुस्लिम लीग नून ही के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब का नाम ECL में डाल दिया। मियां शहबाज शरीफ ने आज बीट रिपोर्टर से मुलाकात की और उन्होंने वादे किया कि ये हुकूमत महंगाई या बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकी, लेकिन अपोजिशन को खत्म करना चाह रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। अब से कुछ देर बाद वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। आज रात उनकी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ वन ऑन वन मुलाकात भी होनी है, यानी अलहदगी में मुलाकात होनी है। वफूद की सतह के मुज़ाकरात होने हैं, कुछ MOUs भी साइन किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तानी सफीरों से एड्रेस किया और ऐसी बातें की, यानी उन्होंने कहा कि भारतीय सफीर जो बैरून मुल्क रहते हैं उनकी कारकर्दगी ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। आज सारा दिन भारतीय मीडिया अपने सफीरों की तारीफ में बीन बजाता रहा, गुन गाता रहा और पाकिस्तान के सफीर, पाकिस्तान के सफारतकार, पाकिस्तान की वजारत खारजा के अफसरान यकीनन डिप्रेशन का शिकार हैं। हम इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। इंतहाई अहम 3 मेहमान हैं, अलग-अलग गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज में मौजूद होंगी, हमारे साथ होंगी वजीर ममलिकत जरताज गुल वजीर साहिबा। उनके बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन खान और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे दफ्तर खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज चौधरी साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। दरताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दरताज गुल साहिबा, आपने वक्त दिया। मियां शहबाज शरीफ ने अदालत से इल्तमास की थी कि मैं कोई दहशतगर्द हूं, मेरा नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए और मैं बाहर जाना चाहता हूं। आज मियां शहबाज शरीफ को अदालत ने बाहर जाने की इजाजत दे दी, क्या कहेंगी आप? अब देखें ना पराचा साहब, इनकी एक और बाजी है, वो फरमाती थी कि मेरी छोटी सी सर्जरी होनी है, मुझे लंदन में होना है। मियां साहब ऑलरेडी भगोड़े हैं, वहां से अल्ताफ भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। अब छोटे मियां साहब भी जो है वो बाहर भागना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इस फैमिली के नसीब में लिखा है कि अपने वर्कर्स को छोड़ के इन्होंने हमेशा ही भगोड़ा होना है। गवर्नमेंट तो यही सोचती है। देखें ना, पहले भी नवाज शरीफ अदालतों के साथ और अपने आवाम के साथ और स्पेशली अपने PMLN के वर्क के साथ धोखा देकर गए हैं। 4 हफ्ते की जमानत पे गए थे और इसी कोर्ट ने जिसने जमानत रिलीफ दी थी इंसानी बुनियादों पर और कैबिनेट ने भी दी थी, वहां पे जो शख्स झूठ बोल के गए 1 साल से ज्यादा हो गया और वापस आने का नाम ले रहे हैं। नहीं, लेकिन अदालत ने तो बहरहाल आज फैसला दे दिया। मैंने वुज़रा दीगर के बयानात भी सुने हैं, ट्वीट्स भी देखे हैं। वैसे हुकूमत क्या चाहती थी, इजाजत दी जाए या हुकूमत चाहती थी कि बिल्कुल इजाजत ना दी जाए? नहीं जाने देना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। और जो PMLN की ये भगोड़ा होने की बीमारी है, स्पेशली खानदान शरीफा की, इनको तो अब किसी चीज के ऊपर इतराफ वो नहीं करना, इतबार नहीं करना चाहिए। और अब शहबाज शरीफ साहब भी अगर बाहर जाना चाहते हैं अपने इलाज के लिए तो पराचा साहब यहीं से तो इनका पोल खुलता है कि जो 3-3 दफा के वजीर आजम रह चुके हों, 2-2, 3-3 दफा के खादिम आला रह चुके हों, वो अपने ढंग का एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं, तो ये किस मुंह से बात करते हैं? अच्छा, ये फरमाइए मियां शहबाज शरीफ ने आज बीट रिपोर्टर से मुलाकात की, उन्होंने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। वजीर खजाना शौकत तरीन भी 2-3 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2-2.5 साल कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने भी तकरीबन वही बातें की। आपके तो 2-3 साल दौर के दावों की कली खोल के रख दी उन्होंने। मैं समझती हूँ कि जो टारगेट शौकत तरीन साहब ने बयान किए हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना विजन बताया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और जिस तरीके से वो बड़ा क्लियर माइंड हो के कह रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम हाउसिंग स्कीम को आगे लेकर जाएंगे, कामयाब जवान प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे, सब्सिडी को टारगेटेड करेंगे, अपना FBR का कलेक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन लोगों को विक्टिमाइज नहीं करेंगे, डराएंगे नहीं, और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम IMF के साथ दोबारा से रीनेगोशिएट करेंगे, बिकॉज हमें पोटेंशियल है कि हम लोगों के ऊपर पास ऑन करने के बजाय चीजों को रीनेगोशिएट करें। तो
इतना क्लियर स्टांस गवर्नमेंट का शौकत तरीन साहब ने दिया, मैं समझती हूँ कि उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक पराचा साहब आप PMLN की या पीपल्स पार्टी की अपोजिशन की बात करें, मैं तो समझती हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर पे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे इसलिए इनके मुंह से एटलीस्ट बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने दौरे हुकूमत में कहा करते थे कि स्टील मिल के साथ PIA का या PIA का स्टील मिल को मुफ्त ले लो, 31,000 अरब का या 31 ट्रिलियन का कर्जा ये लोग चढ़ा के चले गए। एक्सपोर्ट इनके दौर में जीरो हुई, जो हम अभी सबसे पर इंपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा थी। हमने अपने इंपोर्ट बिल कम किया, हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया, हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे लेकर गए हैं। हम लोगों ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अपने लोगों को और एहसास प्रोग्राम के जरिए अपने आवाम को अभी रमजान मुबारक में भी और पेंडेमिक के बावजूद जब दुनिया के अंदर जो है वो इकोनॉमिक रिसेशन है, हमने अपने लोगों को रिलीफ दिया है। तो PMLN और पीपल्स पार्टी के मुंह से जब इनके मुंह में जब पीपल्स पार्टी के दौर में तो 130 रुपए चीनी थी और हमारे उसमें 68 रुपए किलो यूटिलिटी स्टोर्स पे मिल रही है, तो इनके मुझसे ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये आप रिलीफ की बात कर रही हैं, मैं फिर कहूंगा मियां शहबाज शरीफ ने जो आज बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत गुर्बत या महंगाई को खत्म नहीं करना चाहती बल्कि अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। तो महंगाई के हवाले से शौकत तरीन साहब ने भी तो कंसर्न का इजहार किया है, वजीर खजाना है आप ही की हुकूमत के। वो देखिए ना पराचा साहब, हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो IMF के चक्रों में, हमें तो इन्होंने तो नहीं फंसाया, IMF के चक्रों में तो पिछली हुकूमतों ने फंसाया है। और मैं हमेशा से हर प्रोग्राम में हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर ये नागुज़ीर था कि IMF के पास जाना था तो उसमें कौन से अरबों और खरबों रुपए के कर्जे लेके पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी और मफाद के लिए काम किया। वहां पे तो दुबई के टावर्स बन गए, वहां तो मेफेयर के फ्लैट बन गए, वहां तो वन हाइट पार्क में पैसे चले गए, वहां तो सिरे महल में पैसे चले गए। तो अगर पिछले हुकूमतें 20 से ज्यादा दफा IMF के पास प्रोग्राम लेकर गई हैं हमारे आंसू बेच के, तो मुल्क का जो कर्जों का और तमाम चीजें जो गिरवी करवा के, चाहे वो PIA की वो थी, चाहे वो कौमी इदारे थे, चाहे PTV थे, चाहे हमारे मोटरवेज थे, हर चीज को गिरवी जो रख के चले गए और पाकिस्तान की आने वाली नस्लें उसको भुगत रही हैं। वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन और इतना क्लियर स्टैंड देना, बहरहाल मैं समझती हूँ कि हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। राइट ट्रैक पे मुल्क चल रहा है। आप भी बार बार IMF की बात कर रही हैं, आप बार बार IMF की बात कर रही हैं। अपोजिशन भी IMF से किए गए आपकी हुकूमत के मुआहदे पर तनकीद करती रही है और अब वजीर खजाना शौकत तरीन भी कह रहे हैं, वो तो ये भी कह गए कि IMF की तरफ से कुछ पॉलिटिकल यानी सियासी किस्म के आदाफ भी मुकर्रर थे, सियासी किस्म की शरायत मुकर्रर थी। तो वही बातें जो अपोजिशन कहती थी वो आज वजीर खजाना कह रहे हैं आपके। नहीं देखिए पराचा साहब, मैं तो चूंकि इलेक्शन जीत के आई हूँ डेरा गाजी खान से डायरेक्ट, और मैं हर वीकेंड पे अपने लोगों के साथ होती हूँ, मैं रमजान बाजारों में भी जाती हूँ, मैं यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी जाती हूँ। देखिए ना कि जो 12 अरब की लॉस के अंदर हमें यूटिलिटी स्टोर मिला था वो हम 100 अरब की सेल के ऊपर लेकर चले गए हैं। और 19 पे पाकिस्तान में पहली दफा जो है हमारे जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है उनको पहली दफा 19 के ऊपर जो है वो डायरेक्ट वो मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, हुकूमत अपनी जेब से पे कर रही है। और ये 7.8 बिलियन का सबसे बड़ा जो है वो पैकेज अवाम की तारीख में दिया गया है। हम जो अवाम की कारकर्दगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि देखें हम लोगों ने स्टेट बैंक से कोई बोरिंग नहीं की, हम लोगों ने कोई जो है मसनूई महंगाई को खत्म करने की कोशिश नहीं की जिस तरह इसहाक डार जो इस मुल्क में करके चले गए हैं। हमने अपने रिजर्व इसमें नहीं झोंके हैं बल्कि हम ग्रेजुअल नॉर्मल कर रहे हैं अपने हालात को। स्टॉक एक्सचेंज हमारे जो है वो स्टेबलाइज, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, वहां हमारे रुपी वैल्यू नहीं हुआ। और बल्कि आज तो मैं कहीं पर रिपोर्ट पढ़ रही थी कि पूरे साउथ एशिया के अंदर वाहिद मुल्क पाकिस्तान में जिसमें सबसे कम लोएस्ट जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस है, हमने अपने अवाम के ऊपर नहीं डाली है। तो जो हम अगर अपने अवाम के पास, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कहते हैं, उनकी तो बार बार कोशिश है कि अवाम को रिलीफ मिले। हम जब अपने हलकों में इंशाल्लाह 2023 में अपने इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो हम 50 लाख सस्ते घरों की स्कीम के साथ जाएंगे, हम 10 बिलियन ट्री सुनामी के साथ जाएंगे। आपने 10 बिलियन ट्री सुनामी की बात की। वजीर आजम इमरान खान आज सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे और बड़ी खुशी हो रही है कि MOU एक साइन होना है जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान यही अरबों दरख्तों के हवाले से है। यानी यहां आपने 1 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम चलाया, सऊदी अरब ने 10 अरब दरख्त लगाने का ऐलान किया। ये तो आपके, स्पेशली आप जिस वजारत की इंचार्ज हैं, आपकी हुकूमत की, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपका प्रोग्राम सऊदी अरब में रेप्लिकेट किया जा रहा है।
पराजित साहब, थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट इट। आप मेरे साथ पहले भी जा चुके हैं, हमने आपको बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर सबसे ज्यादा, मैं समझती हूँ अगर मीडिया में किसी ने कोई प्रैक्टिकल चीज दिखाई तो वो आपने ही दिखाई, और आपके अल जजीरा के भी इंटरव्यू मैंने सुने हैं। वहां पे 10 बिलियन ट्री सुनामी में अभी हमने इसी मंगल को अप्रूवल दी है कैबिनेट ने, जिसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एक खत लिखा था एक्सीलेंसी को, जो सऊदी अरब की रॉयल्टी, उनको यही लिखा था कि हम इस विजन को बड़ा खुश हैं कि आप 10 अरब दरख्त सऊदी अरब में लगाना चाहते हैं, ग्रीन सऊदी अरब का आपने एक विजन देखा है, और इसी तरीके से आप फिर लार्जर इंटरेस्ट में जो है इसको बढ़ाना चाहते हैं। उसमें पाकिस्तान की एक्सपर्टीज है, पाकिस्तान चाहता है कि क्लाइमेट चेंज के, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अपने आप को अंडर जो है, हम अंडर डेवलप कंट्री, हमारे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है, इसके बावजूद चूंकि हमें मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज्यादा थ्रेट है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को एज ए रोल मॉडल, और पाकिस्तान ने एज लीडिंग रोल में दुनिया में अपने आप को क्लाइमेट चेंज के लिहाज से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन ने एस्टैब्लिश करवाया। तो हम इस एक्सपर्टीज में, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो मरीन लाइफ हो, हम उसके ऊपर आपके साथ काम करना चाहते हैं। और ये देखिए बराचा साहब, बड़ी जबरदस्त मूव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की कि उन्होंने खुद जो है जैसे ही उन्होंने सऊदी अरब ने ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको खत लिखा, क्योंकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस प्रोग्राम में हमारे हमसाया ममालिक और भी ममालिक इंटरेस्टेड थे सऊदी अरब के साथ कोलैबोरेशन करने में, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फौरन एक जल्दी मूव की, जिसकी वजह से हमें उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया, और हमने उसके एमओयू के सारे जो क्या निटी ग्रिटी थे उसके ऊपर सारा तय किया, फिर कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद और सऊदी अरब के किंग जो है वो खुद इसके ऊपर साइन करेंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है कि और आज इस मुआहदे पर दरताज गुल साहिबा, आज इस मुआहदे पर अब से कोई 1 घंटे के बाद बाकायदा तौर पर दस्तखत हो जाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन खान हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वजीर ममलिकत जरताज गुल वजीर साहिबा से, और यकीनन जो एक्सपेक्टेड भी है, उन्होंने मियां शहबाज शरीफ के बाहर जाने की इजाजत पर खासी तनकीद की, और ये भी वादे कर दिया, बाकी वज़रा भी वादे कर रहे हैं कि हुकूमत खुश नहीं है। अब हम मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेते हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया। मियां शहबाज शरीफ को इजाजत मिल गई बाहर जाने की, लेकिन वज़रा है, मुशीर हैं, वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं, वो खुश नहीं है, और जरताज गुल साहिबा तो वादे तौर पर अभी आपसे पहले कह गई कि हुकूमत की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मियां साहब बाहर जाते। देखिए, मैं एक बात बताऊं पराचा साहब, आप भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं मामलात पे। मुझे ये बताएं कि ये किस चीज पे खुश है। मैं वाकई मैं कहता हूं कि इमरान खान का नाम इमरान खान नहीं होना चाहिए, इसका नवाज खान होना चाहिए नाम। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको ये समझें कि ये सही है, और हर चीज पे ना ये ब्यूरोक्रेसी से खुश है, ना ये किसी अपने वज़रा से खुश है, रोजाना तब्दीलियां करते हैं, कभी उस मिनिस्ट्री में कभी उस मिनिस्ट्री में, ना ये अब टोटल अपोजिशन से खुश हैं, जो भी अपोजिशन में है। तो मैं समझा ना ये अपने अलाइज के साथ खुश हैं। तो मैं समझा ये कोई अजीब सी मखलूक है ये, जो जिसका पीटीआई नाम है, और इसी तरह ही करते हैं। अभी देखें, एक शख्स है जिसने 7 महीने एक दफा कैद काटी है, पहले भी बड़ी देर वो जेल में रहे इनके दौर में, और पहले भी वो बाहर आते जाते रहे हैं। जब कोरोना था तो उस वक्त भी आपको याद है कि वो फ्लाइट्स बंद होनी थी, तो वो एक दिन उन्होंने रश किया, वापस आए। जब अनाउंस किया उन्होंने कि कल फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, तो उन्होंने इमरजेंसी टिकट लेके वापस आए कि मैं आगे। लेकिन राणा साहब, आज जो रद्द अमल आया, आज वज़रा का जो रद्द अमल आया, वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ भी इसी तरह इलाज कराने गए थे, अदालत से इजाजत लेकर गए थे, वो आज तक वापस नहीं आए, तो मियां शहबाज शरीफ कैसे आएंगे वापस? मैं एक बात आपको बताऊं कि शहबाज साहब की, जो मियां साहब की तो तबीयत ठीक नहीं है, उनके सेहत के बहुत मतलब सीरियस इश्यूज हैं, इनको भी पता है। ये खौफ खुदा नहीं है इनको कि ये जब गिरे थे ट्रक से इमरान खान, तो वो हॉस्पिटल में गए, और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये ठीक नहीं होता इलेक्शन बेशक वो थोड़े से आगे ले जाए। आपको याद होगा मियां साहब के, तो इसके बाद वफादारी या जेस्चर है या नॉर्म्स भी हैं पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक,
لیکن ان کی جو شہباز صاحب کی تاریخ ہے، جب وہ جدہ میں جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح باندھ کے انہوں نے جہاز میں ان کو پھینکا کہ جن پاکستان سے جا رہے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کی کہ میں واپس آؤں. آپ کو پتا ہے ایئرپورٹ سے جس طرح ان کو واپس کیا گیا. تو یہ ایک ان کی ہسٹری ہے. جب یہ کرونا ہوا تو واپس آئے. وہ کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو 1 منٹ بھی زیادہ، یہ تو 5 جولائی ہے نا، آپ نوٹ کر لیں، جس دن ان کی وہ پوری ہوگی ٹریٹمنٹ تو وہ واپس آ جائیں گے. لیکن رانا صاحب ایک اعتراض اور بھی آیا ہے اور بڑا جینون ہے. مثلا وزیر اطلاعات حکومت کے ترجمان ہوتے ہیں فواد چودھری صاحب نے جو رد عمل دیا، وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جب گئے تھے تو ان کی واپسی کی گارنٹی میاں شہباز شریف نے دی تھی، وہ بھی واپس نہیں آئے اور گارنٹر بھی اب جا رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں فواد چودھری صاحب بس آج کل، پہلے تو بڑے ہی بیلنس کوئی بات شاید کر جاتے تھے، لیکن آج کل پتہ نہیں کوئی تھوڑے سے بیلنس ان کا تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. میں جو چھوٹا ہے لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں کوئی بات کر دی کہ جی اس طرح تو نیب بھی وہ کرے. راجہ صاحب الیکشن کمیشن کا کہا نا ہم نے کہ ان سے بھی لی جائیں ریکمنڈیشن، یہ جو الیکٹرل ریفارمز ہیں. انہوں نے کہا جی اس طرح تو پھر نیب سے لے لی جائیں. نیب کا اور الیکشن کمیشن کا کوئی آپ کمپیریزن بتائیں فنکشن کا. الیکشن کمیشن سے تو یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی انہوں نے الیکشن کروانا ہے، ان سے لی جاتی ہے. اور پچھلی جب ہماری گورنمنٹ تھی ان سے ہم نے لی اور انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن بھیجی. اور وہ یہ بھی نہیں تھی 1-2 تھی، بے شمار ریکمنڈیشن انہوں نے بھیجی ہمیں کہ یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے جس سے ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کرا سکتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں. ابھی جو بات کر رہے ہیں ہم شہباز صاحب کی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ گرانٹر ہے، لیکن یہ تھا کہ سبجیکٹ ٹو ان کی صحت تو ٹھیک، جس پرپز کے لیے گئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو یہاں لا کے آپ پھر اسی خطرناک پوزیشن میں ڈال دیں؟ پہلے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ان کو باہر بھیجا ہے، خود انہوں نے باہر بھیجا. مجھے بتائیں کہ پریونشن منسٹر پی ٹی اے کی تھی نا ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ رو رہی تھی، روزانہ پریس کانفرنس کرتی تھی. ان کے اپنے ڈاکٹر 11 ڈاکٹر جو سرکاری تھے یا انہوں نے خود ڈالے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ فوراً کریں. عدالتیں کہہ رہی تھی خدا کے لیے ہمیں گارنٹی کر دیں کہ ایگزیکٹلی ڈاکٹر فیصل سلطان کی جب اپینین آئی تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی حکومت کا فیصلہ تھا. اسی حکومت یہ بات کی کہ چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد کے ادرمین اللہ صاحب یا کون تھے جج اس وقت، انہوں نے کہا کہ کیا پنجاب گورنمنٹ یا چیف منسٹر کو انہوں نے بلایا کہ آپ گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا مجھے 2 دن دے دیں یا 24 گھنٹے دے دیں، میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ان کی زندگی کی گارنٹی کرتے ہیں؟ تو سب نے کہا جی نہیں، ہمیں نہیں، ہماری طرف سے بھیج دیں. تو یہ چیزیں اس طرح نہ کریں. یہ لا آف نیچر آلویز پریویلز، اور یہ لا آف نیچر پریویل کرنا ہے اور ان کے اوپر بھی کرنا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی آج سامنے آئی رانا صاحب، ایک اور چیز بھی سامنے آئی. ادھر سے عدالت نے میاں شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالا اور میاں شہباز شریف کا موقف بھی یہی تھا کہ میں کوئی دہشت گرد ہوں کہ مجھے بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. لیکن وفاقی حکومت نے اگر صدر کا، مسلم لیگ نون کے صدر کا نام آج بلیک لسٹ سے نکلا ہے تو مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری پروفیسر احسن اقبال صاحب کا نام ECL میں ڈال دیا ہے. پراچا صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو غصے میں یا انتقام میں اندھے ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ احسن اقبال صاحب کا پاسپورٹ پہلے ان کے پاس ہے. احسن اقبال کوئی دہشت گرد ہے جو بھاگ جائے گا؟ احسن نے کدھر جانا ہے؟ مجھے بتائیں. ایک جگہ وہ گیا ہے سوائے ایک عمرے کے، اس کا ایک تھا، وہ بھی رمضان شریف میں بند ہو گیا ہے عمرہ. اس کے لیے وہ جاتے تھے ہر رمضان شریف میں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انسیسرلی جن کے ECL میں نہیں ہیں وہ بھاگے جا رہے ہیں. مطلب کوئی بات ہے، اگر آج انہوں نے جانا ہوتا تو آج ڈالا ہے نا، تو اس سے پہلے چلے جاتے ہو. ایک اور چیز بھی رانا صاحب، ایک اور چیز کی طرف میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ آپ تو ڈیفنس پروڈکشن کے منسٹر بھی رہے ہیں. پاکستان کے سفیروں کو وزیر اعظم عمران خان نے ایڈریس کیا اور بڑی کھری کھری سنائی ان کو، اور یہاں تک کہہ دیا
کہ پاکستانی سفیروں کے مقابلے میں بھارت کے سفیر زیادہ قابل ہیں، وہ زیادہ کام کرتے ہیں، وہ زیادہ ملک کی خدمت کرتے ہیں. حالانکہ مسئلہ کشمیر کو آج تک جس طرح سے اقوام متحدہ میں ہمارے مندوب، مستقل مندوب جو بھی رہیں، جو چاہے کسی بھی گورنمنٹ میں ہو، جس طرح وہ اٹھاتے ہیں، عالمی فورم پر جس طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے بھارتی سفیروں کی تعریف کی وزیر اعظم نے، تو آج انڈین میڈیا بھرا ہوا ہے اپنے سفیروں کی تعریف سن کر. سب نے اتنا بڑا بڑا لکھا ہے، ہم سکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں. وہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ہمارا یہ پہلا ان کا کوئی کام نہیں ہے جس سے انڈیا خوش ہو رہا ہے یا خوشیاں مناتا ہے یا کوئی اور وہ شادیانے بجاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ آئے ہیں کوئی نہ کوئی انوکھی چیز کر دیتے ہیں. ابھی جو انہوں نے ڈپلومیٹ سے جس طرح گفتگو ہوئی ہے یہ انکالڈ فار تھا. اگر بھائی کوئی اوورسیز پاکستانی کی کچھ شکایت آپ کے پاس پورٹل آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں نہیں ہے کہ اندھا دھند درخواستوں کو انٹرٹین کر کے بہت سارے لوگ اس کی زیادہ میں آ جاتے ہیں. تو یہ آپ نے کوئی اوورسیز پاکستانی، دیکھیے ایشوز ہیں اوورسیز پاکستانی کے، حل ہونے چاہیے، لیکن وہاں پہ ان کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہمارے اوورسیز کے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح وہ جاتے ہیں وہاں لیگل ہوتے ہیں، یہ مجھے بھی تھوڑا سا اندازہ ہے اس کو وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بات کرنا، اور کوئی اسپیسیفک کیس آیا تھا جو میں نے پڑھا ہے کہ کسی خاتون نے بھیجا میری بےزتی کی ہے، مجھے ہیرس کیا گیا ہے، تو وہ اس کی انکوائری کرا لیتے. ایک کیس کی انکوائری کراتے نا، ساری لاٹھی سے سب کو ہانکنا. دیکھیں یہ ہمارے کیریئر افسر ہیں، ان کو ہمیں کیری کرنے ہیں، ان کی پوٹینشیل ہے. اگر لیٹ سے کہ 2-4% لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں کام کر رہے، تو ان کو یہ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اس طرح جنرلائز کر کے سب کے عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جانا چاہیے. رانا صاحب بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب پہنچنے والے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ لینڈ کریں گے. بہت اہم دورہ ہے، سیاسی اور فوجی قیادت وہاں پر موجود ہے. آج تو وزیر اعظم کی 1-on-1 ملاقات بھی ہونی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ، اور پھر وفود کے لیول کے ٹاکس ہونے ہیں، اور پھر 3-4 معاہدوں پر دستخط ہونے ہیں. ہم آپ کو ایکسکلوسیولی بتائیں گے کہ یہ معاہدے کون سے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری صاحب. بریک لیتے ہیں یہاں پر. جی ہاں ناظرین، ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہت اہم ہیں، اور پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کا دورہ سعودی عربیہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت سعودی عرب کے دورے پر ہے. وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہاں پر موجود ہیں. کوئی پیرلل نہیں ہے اس ریلیشن شپ کا، اور کوئی متبادل بھی نہیں ہے. فوجی اور سیاسی قیادت کا وہاں پر موجود ہونا کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی پراچا صاحب، یہ بہت ہی اہم دورہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے حوالے سے. ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ ہی انتہائی قریبی، دوستانہ بلکہ برادرانہ تعلقات رہے ہیں. یہ جو وزٹ ابھی پرائم منسٹر کا ہو رہا ہے، یہ بھی سعودی کراؤن پرنس کی خاص طور پر دعوت کے نتیجے میں ہو رہا ہے. جب ان کی پرائم منسٹر سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، انہیں انوائٹ کیا، پرائم منسٹر نے اگری کیا، ایکسیپٹ کی ان کی انویٹیشن. تو ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں چند منٹ کے بعد پرائم منسٹر وہاں پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آج ہی ان کی وہاں پہ سعودی کراؤن پرنس ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان، ان سے ملاقات بھی ہوگی. اس کے علاوہ اس دورے کے دوران چند بہت ہی اہم میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور اگریمنٹس بھی سائن ہوں گے. یہ کون سے اگریمنٹس اور ایم او یوز ہیں؟ اچھا، اس میں سے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے جو زیادہ اہم ہے وہ ہے جی اسٹیبلشمنٹ آف سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کاؤنسل.
जिसे पाकिस्तान की तरफ से हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर और सऊदी अरब से की साइड से उसे हेड करेंगे सऊदी क्राउन प्रिंस। ठीक है। इसके 3 पिलर्स होंगे जी प्राची साहब। उसमें से पहला जो पिलर है वो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी होगा, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और तीसरा सोशल एंड कल्चरल होगा, ठीक है। इसमें जो पहला पिलर है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी उसे हमारी साइड से फॉरेन मिनिस्टर लीड करेंगे, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस मिनिस्टर लीड करेंगे और सोशल एंड कल्चरल को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लीड करेंगे। तो आपने ये देखा कि ये इंतहाई अहम एरियाज हैं जिसमें पॉलिटिकल है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट है, ताल्लुकात को एक इदारा जाती दर्जा दिया, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और हम ये समझते हैं कि इससे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो एक नई हाइट पे लेके जाने में ये चैप्टर, इट्स अ न्यू चैप्टर हम ये समझते हैं कि बहुत ही अहम होगा। ठीक है। उसके अलावा सऊदी डेवलपमेंट फंड के साथ एक इंतहाई अहम एग्रीमेंट इसमें साइन होने जा रहा है जिसमें $500 मिलियन की सऊदी डेवलपमेंट फंड की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के 6 डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में होगी। उसके अलावा एक और इंतहाई अहम एग्रीमेंट हमारा उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो है क्लाइमेट के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का आपको पता है इंटरेस्ट जो क्लाइमेट के हवाले से उनका सुनामी ट्री का जो प्रोग्राम जी है। उसमें जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है और सऊदी क्राउन प्रिंस का जो ग्रीन सऊदी अरेबिया और ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव है, तो उसके दरमियान हम ये समझते हैं कि कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की जरूरत है। उसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेहतरी के हवाले से वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के हवाले से, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के हवाले से, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त जो डिस्कशन होंगी उसमें शामिल होंगी। उसके अलावा आपको जिस तरह मालूम है हमारे जो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हैं उसमें खित्ते के जो हालात हैं उनके ऊपर जो इंटरनेशनल इस वक्त एनवायरनमेंट है उसमें भी जो सऊदी अरेबिया और हमारे इंटरेस्ट के जितने मामलात हैं उन सब के ऊपर डिटेल में बात आप होगी। खित्ते की बात कर रहे हैं और पिछले दिनों सऊदी वजीर ममलिकत आदिल अल जुबैर साहब का एक बयान भी आया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव कम कराने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। ये भी यहाँ भी हवा में है कि भारत पाकिस्तान के साथ बात करना चाहता है। पाकिस्तान भारत से बात करेगा या नहीं? देखिए प्राची साहब, इस पे हमने पहले भी बहुत दफा बात की है। अब आपके जो सवाल है उसके मैं समझता हूँ कि ये 3 इम्पोर्टेंट आपने उसमें नुकात हैं। पहला ये कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, कोई रवाबित है नहीं है। दूसरा उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि बातचीत होनी भी चाहिए, किन नुकात के ऊपर बात होनी चाहिए। और तीसरा उसमें है कि जी थर्ड पार्टी रोल के हवाले से। तो पहली बात तो मैं आपसे ये करूंगा कि देखें जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अपने वेज एंड मीन्स होते हैं टू कम्युनिकेट विद अदर स्टेट्स, और स्पेशली नेबर हों और वो न्यूक्लियर पावर्स हों तो कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए जी। और ये जो वेज एंड मीन्स टू कम्युनिकेट हैं ये अवेलेबल रहते हैं स्टेट्स के दरमियान इवन ड्यूरिंग वॉर्स, तो उस तरह के हालात में भी। तो इसमें अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है या नहीं। तो हमने तो हमेशा ये कहा है कि तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है और बातचीत के जरिए ही उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जबरदस्त आपने बात की कि तमाम मसाइल का हल बातचीत में है। जो भारत की तरफ से प्रायोरिटी आती है वो आती है कि दहशतगर्दी पे हम बात करेंगे। जो मोदी साहब ने खत भी लिखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 23 मार्च पे, उसमें भी यही बात थी। लेकिन अब भारत ये भी कहता है कि हाँ हम कश्मीर पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर रुकावट क्या है बातचीत के हाल ही में? देखिए प्राची साहब, हम तो ये समझते हैं कि बातचीत जो है वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बातचीत नहीं होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट होनी चाहिए और जो डायलॉग है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और बातचीत का मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि बाकी जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान उनमें जो बुनियादी मसला है वो कश्मीर का मसला है। और हम ये भी समझते हैं कि जब तक हम बुनियादी मसले को हल करने की बात नहीं करेंगे उस वक्त तक खित्ते के अमन और सलामती को हम इम्प्रूव करने के लिए कोई खातिर खा किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। दोनों साइड से ये जरूरी है कि मसला कश्मीर के
पुरअमन हल को तलाश करने की कोशिश की जाए। लेकिन इसमें हम ये भी समझते हैं प्राचा साहब कि आज जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हालात हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ पे हालात हैं, जो मिलिट्री सीज है वहाँ पे, जो कश्मीरियों जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जो कश्मीरियों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं वहाँ पे, जो कलेक्टिव पनिशमेंट के लिए कश्मीरियों को घरों को मुस्मार किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो हम ये समझते हैं कि जब तक इन सारे हालात को तब्दील नहीं किया जाता, हम ये भी समझते हैं कि वहाँ पे जो इलीगल एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की भारत की कोशिश है, जब तक उसे रोका नहीं जाता तो उस वक्त तक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं है फॉर अ मीनिंगफुल एंगेजमेंट। यहाँ पर एक तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान अब अपनी कश्मीर पॉलिसी तब्दील कर रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आपका तो अपना एरिया है साउथ एशिया के, आप डीजी भी रहे हैं, अभी एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं। जी देखें, कश्मीर के हवाले से तो पाकिस्तान की इंतहाई कंसिस्टेंट पोजीशन और क्लियर पोजीशन रही है, और ये पोजीशन पाकिस्तान की जब से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ उस वक्त से। और पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान ये समझता है कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और इसके रेजोल्यूशन के लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क मौजूद है, और वो फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की शक्ल में मौजूद है। अब वो करारदादें कहती हैं कि जी इस मसले का वाहिद हल प्लेबिसिट से है, और वो प्लेबिसिट अंडर द यूएन ऑस्पिसेस हो, और उस वक्त तक किसी किस्म की कोई तब्दीली, जिस तरह के मेन तब्दीली जो अभी मैंने बात की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की, वो नहीं की जा सकती, वो इलीगल होगी, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल होगी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के मुताबिक होगी, 4th जेनेवा कन्वेंशन की सरी खिलाफ वर्जी होगी। ये बात दुरुस्त है, क्लियर हो गई। लेकिन एक और मसला पाकिस्तान के लिए पड़ गया, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट किसी तरह से जीएसपी स्टेटस अब वापस लेना चाह रही है। उन्होंने करारदाद भी एक पास कर दी। जीएसपी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत मोमिन साबित हुआ है। सालाना तकरीबन $3 बिलियन पाकिस्तान को वहां एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पाकिस्तान इस जीएसपी प्लस स्टेटस को बचा पाएगा? जी प्रथा साहब, इसमें सबसे पहले तो मैं एक वजाहत देनी चाहूंगा कि कुछ मीडिया में भी इस तरह का था इंप्रेशन शायद कि ईयू ने पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने का कहा है। असल में जो ईयू रेजोल्यूशन है दैट कॉल्स फॉर रिव्यू, तो रिव्यू की बात है, जीएसपी स्टेटस को रिवोक करने की या वापस लेने की बात उसमें नहीं है। क्लियर हो गया। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ईयू पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है, इट्स अ नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन। लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हमने अपनी मायूसी का भी इजहार किया इस रेजोल्यूशन के ऊपर। जी, रद्द-ए-अमल आपका आया जी, हम ये समझते हैं कि ये जो डिस्कोर्स हुआ ये बेस करता है ऑन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉ, और जो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ के अलावा रिलीजियस सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं इस इशू के साथ, उसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो हमारा सॉवरेन राइट है, बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन पाकिस्तान बेइंतहा कोशिश कर रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। उसमें जो चीजें हम ये मेंशन करना मैं चाहूंगा यहाँ पे, वो यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से, पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से। आपने देखा कि कोविड के दौरान भी जिस तरह हमने अपनी जो है वो मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एहसास प्रोग्राम के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से प्राचा साहब, इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 342 सीट्स में से 60 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन पार्लियामेंटेरियन, 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज। अब ये सारी चीजें, उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमारी एफर्ट्स हैं, क्लाइमेट एक्शन के हवाले से हमारी, ये सारी चीजें जो है ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम साथ ये भी समझते हैं कि जहां तक डेथ पेनल्टी का सवाल है, उसमें किसी भी स्टेट का ये सॉवरेन राइट होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है और पाकिस्तान के नेशनल लॉज के मुताबिक है। लेकिन हमने फिर भी इसके ऊपर एक मॉरिटोरियम प्लेस किया हुआ था, 2008 में किया। 2014 में हमें वो मॉरिटोरियम लिफ्ट करना पड़ा जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर इंतहाई अफसोसनाक एक जो है वो टेररिस्ट अटैक हुआ।
اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بلاسفیمی لاز کے بارے میں یہ ایک جو امپریشن ہے کہ یہ ڈسکریمنیٹری لاز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اس میں جتنے لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ سزا ہوئی، زیادہ تر تو اس میں سے مسلمان ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پراپر ریویو کا میکینزم بھی موجود ہے، کیونکہ لوور کورٹ سے جو سزائیں ہوئی وہ بعد میں اوور ٹرن کر دی گئی. جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ان معاہدوں کی تفصیلات بھی بتا دی اور دورے کی اہمیت بھی بتا دی. پاکستان کی فورن سروس انتہائی باوقار ہے. دنیا بھر میں پاکستانی سفیروں کو عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ باقی دنیا بہت سارے ممالک کے یہاں پر ڈپلومیٹس آ کر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کی وجہ سے جو کشیدگی ہے، تناؤ ہے، اس کا بار بار اظہار تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہوتا ہے اور پاکستانی سفارتکار وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. افغانستان میں یہاں 50 سے زیادہ ممالک موجود رہے اور پاکستان پر بڑا دباؤ تھا. یہ پاکستان کے سفارتکار ہی تھے جو دنیا پر بالآخر باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے. وزیر اعظم کی تنقید سے بھارتی میڈیا خوش ہو رہا ہے، بھارت خوش ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے سفارتکار ڈپریشن میں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تارکین وطن جو باہر رہتے ہیں وہ ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں، ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ان کے مسائل حل ہونے چاہیے. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے کسی نے کہا نا کہ دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.